एवरीवन, हमने प्रोबेबिलिटी का मैं तुम्हें एक बार पूरा आइडिया कल दे दिया था कि कैसे कैसे हम प्रोबेबिलिटी डील किए थे और कैसे कैसे करेंगे। ठीक है, तो आज हम लोग उसके आगे थोड़ा पढ़ते हैं। एक्चुअली आज हम लोग क्वेश्चंस करेंगे, पढ़ने का मतलब आज हम लोग क्वेश्चंस करेंगे। प्रोबेबिलिटी का मेन जो डेफिनेशन इसको हम फॉलो करेंगे वो हमारा है प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू किसी भी चीज का प्रोबेबिलिटी इक्वल टू फेवरेबल केस बाय टोटल केस। हम बस इसी को लेकर पूरा करने वाले हैं। ठीक है, यही हम करेंगे और पूरा पूरा प्रोबेबिलिटी खत्म करने वाले हैं। कुछ कुछ फॉर्मूला है, जो फॉर्मूला मैं एक बार बता देता हूँ। पहला फॉर्मूला हमारा पी ऑफ ए बाई बी, इसका मतलब होता है पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी बी। एक्चुअली फॉर्मूला हम कभी कभी यूज करेंगे, हमेशा नहीं यूज करने वाले। इसका जो मतलब है वो हमारा है प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ऑफ अकरिंग ए इन विच बी इज ऑलरेडी अकर। मतलब बी हो रहा है, उसके अंदर ए के होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, बी दिया हुआ, गिवन दैट करके रहता है तो बी दिया हुआ। तो ये हमारा एक फॉर्मूला है। दूसरा फॉर्मूला हमारा ये है पी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू पी ए प्लस पी बी माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ये हमारा नेक्स्ट फॉर्मूला है जो तुम जानते हो, सेट से जानते हो उसको। ठीक है, उसके बाद हमारे पास अगर ए और बी इंडिपेंडेंट इवेंट है तो पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी हमारा होता है पी ए इंटू पी बी। ये ध्यान है कि ए और बी इंडिपेंडेंट होना चाहिए, ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट। इंडिपेंडेंट नहीं है तो हमारा ये फॉर्मूला नहीं लगने वाला है। ये तीन चार फॉर्मूला है जिसको हम यूज करने वाले हैं, इसके अलावा और कोई फॉर्मूला यूज नहीं करेंगे। एक हमारा तीन का भी होता है, मतलब ऐसा हो जाता है पी ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी, यूनियन बी यूनियन सी। तो तीन वाला भी हम देख लो, हमारा हो जाता है पी ए प्लस पी बी प्लस पी सी माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी और माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन सी प्लस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ये तीन का है, इसको तुम्हें याद रखना है। ये एक्चुअली तुम वेन डायग्राम से भी समझ सकते हो। वेन डायग्राम मतलब हमारे तीन लोग हैं, तो अगर तुम्हें ए यूनियन बी निकालना है, यूनियन बी कैसे आएगा, अगर तुमने पी ए प्लस पी बी प्लस पी सी जोड़ दिया तो ये दो बार हो चुका है इंटरसेक्शन, ये इंटरसेक्शन दो बार ए में भी है बी में भी है, मतलब एक्चुअली ये ए बी सी है। ये वाला जो हमने डार्क कर दिया, ये वाला इंटरसेक्शन ए में भी है सी में भी है, दो बार, एक बार हमने घटा दिया इंटरसेक्शन भी। ए और बी ये वाला हमारा जो पार्ट है, ये ए में भी है बी में भी एक बार हमने और घटा दिया, ये वाला हमने ए में बी में भी है सी में भी एक बार और घटा दिया। तो ध्यान दो ये बीच वाला तीन बार कट गया, बीच वाला तीन बार कट गया, क्योंकि एक बार होना चाहिए ना, क्योंकि तीन बार था, ए में भी है बी में भी है सी में भी है, तीन बार है, तीन बार घट भी गया, एक बार होना चाहिए, एक बार हमने जोड़ दिया। तो ये तीन का हमारा फॉर्मूला है। तुम्हें इसको भी कभी कभी यूज वेन डायग्राम यूज होने वाला है तो हम ये भी यूज करेंगे। तो इतना फॉर्मूला है, इसके बाद हम पूरा प्रोबेबिलिटी खत्म करेंगे। कुछ कुछ फॉर्मूला लोग बोलते हैं टोटल प्रोबेबिलिटी का है, इसका है, उसका, मुझसे मतलब नहीं है। ठीक है, हम फॉर्मूला वाइज सभी प्रोबेबिलिटी करेंगे ही, तो वो सब फॉर्मूले से कोई मतलब नहीं है। ये हमारे फॉर्मूले यूज होंगे। इसलिए तुमसे बोल दिया जाए कि हमारा पी ए दे दिया गया, पी ए इक्वल टू 0.3 है, पी बी इज इक्वल टू 0.7 है, और बोला गया कि ए एंड बी इंडिपेंडेंट इवेंट है, फाइंड ए यूनियन बी। ऐसे बोल देगा ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट, फाइंड ए यूनियन बी, या फिर फाइंड ऑफ ए बार इंटरसेक्शन बी, तुमसे ऐसे बोला जाएगा। तो ये सब चीजें हैं। अगर हमारा ए और बी अगर इंडिपेंडेंट है तो ए बार और बी भी इंडिपेंडेंट होगा, तुम्हारे ये बन जाएगा पी ऑफ ए बार इंटू पी बी। अब तुम्हें पता है कि ए के होने का प्रोबेबिलिटी 0.3 है, तो ना होने का प्रोबेबिलिटी 0.7 हो जाएगा, 0.7 तुम्हारा आंसर आ जाएगा। मतलब ये सब चीजें तुम ऑलरेडी जानते हो, ये सब चीजें तुम सब जानते हो कैसे कैसे हम उसको डील करते हैं। तो ये सब पुरानी चीजें हैं, तो इसको हम वैसे तुम्हें दिखा दिए, लेकिन इसको लेकर ज्यादा सीरियस नहीं है। ठीक है, क्योंकि ये ऑलरेडी तुम्हें पता है। मेन क्वेश्चन पे आते कैसे कैसे क्वेश्चन आएंगे, तो हम रैंडमली कहीं से भी क्वेश्चन उठा रहे हैं। ठीक है, इसमें थ्योरम के नाम से हम कुछ करने वाले नहीं है, सीधा क्वेश्चन उठाएंगे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो हमारे पास एक क्वेश्चन है, बोला गया है अ बॉक्स कंटेन 3 रेड एंड 2 ब्लू बॉल्स। ध्यान रहे कि कैसे हम क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, कैसे क्वेश्चन कर रहे हैं, प्लीज उसको बहुत केयरफुली ऑब्जर्व करना, क्योंकि यही तरीका तुम्हें भी करना है। तो हम पहले बता देते हम करेंगे क्या। हम पहले क्वेश्चन बहुत प्रॉपर्ली पढ़ेंगे, प्रॉपर्ली पढ़ने के बाद अगर हल्का फुल्का डायग्राम बना पाए हल्का फुल्का डायग्राम बना लेंगे, क्योंकि वो डायग्राम यूज होगा। मतलब इसमें डायग्राम क्या बनाना, लेकिन अगर बॉक्स का बॉक्स बना देंगे, बॉल है बॉल बना देंगे, इस तरह से। उसके बाद हमें क्या दिया गया वो लिख लेंगे, क्या पूछा गया वो भी लिख लेंगे, बस हमारा आंसर बता देगा। पता कर लेंगे कि हमारे फेवर में कौन कौन से इवेंट है, बस यही है।
इतना ही प्रोबेबिलिटी होता है और ऐसे ही करते हैं, ठीक है। तो मैं क्वेश्चंस पढ़ रहा हूं, प्लीज तुम भी लिखते रहना, ठीक है, मतलब इसको ऐसे सॉल्व करो तुरंत तुरंत। बोला गया है अ बॉक्स 1 कंटेन, हमारे पास बॉक्स 1 है, बॉक्स 1 कंटेन 3 रेड एंड 2 ब्लू बॉल्स, बॉक्स 2 contain 2 red and 3 blue balls. A fair coin is tossed. If it turns up head, एक coin इसको toss करोगे अगर उसमें head आया, if it turns up head, a ball is drawn from box 1, else the ball is drawn from box 2. अगर head आया तो box 1 से निकलेगा, tail आया तो box 2 से निकलेगा, ठीक है। Find the probability that the ball drawn is red. Find the probability that the ball drawn is red. तुमसे बोला गया है कि रेड के निकालने की प्रोबेबिलिटी क्या है। अब क्या क्या होगा, अब रेड हमारा या तो यहां से आएगा या तो यहां से आएगा, तुम्हें बात पता है, ठीक है। यहां से हम रेड बॉल कब निकालेंगे, जब हेड आएगा, और हेड के आने का प्रोबेबिलिटी क्या है, ध्यान रहे, यहां से रेड बॉल निकलेगा तो रेड बॉल यहां से निकलेगा, यहां से रेड बॉल कब निकलेगा, जब हेड आएगा, और हेड अपने आप नहीं आएगा, हेड के आने का प्रोबेबिलिटी हाफ है। हेड आ गया, अब बॉल निकाल ले, अब रेड के निकालने का प्रोबेबिलिटी कर देगा 3/5। ये दूंगा बॉक्स 1 से रेड निकालने का। बॉक्स 2 से रेड निकालने का क्या है, जब टेल आएगा, टेल कब आएगा, जब प्रोबेबिलिटी हाफ हो, तो टेल आ गया, अब टेल आया तब रेड निकलेगा, रेड निकलने का प्रोबेबिलिटी क्या है 2/5। यहां से भी है यहां से भी, तुम दोनों को जोड़ देंगे तो क्या हो रहा है, तुम जोड़ोगे तो 10, नीचे 10 है, ऊपर क्या है 3 + 2, 5/10, 5/10 बोलो तो 1/2, क्वेश्चन खत्म। हमारा रेड निकलने का प्रोबेबिलिटी हाफ। इस तरह से तुम्हें सोचना है, ऐसे ही सोचना है कि रेड निकलेगा तो रेड कहां खाल दिया, रेड यहां से निकले, यहां से निकलेगा। अब तुम्हें रेड निकालने का चांस देखना है, तो रेड अपने आप थोड़ी निकलेगा, यहां से हम बॉल तभी निकाल पाएंगे जब हेड आएगा, और हेड अपने आप नहीं आता है, हेड आने का प्रोबेबिलिटी क्या है, हाफ है, तो इसका प्रोबेबिलिटी हो गया हेड आने का। अब हेड आ चुका है, अब बॉल निकालेंगे, अब बॉल या तो ब्लू होगा तो रेड होगा, लेकिन हमें रेड चाहिए, तो 3 रेड है 5 में से 3/5 रेड निकल गया। यहां पर हम तभी निकालेंगे जब टेल आएगा, टेल कब आएगा, प्रोबेबिलिटी हाफ है, टेल आ गया। अब यहां से रेड निकालेंगे तो रेड हमारा 2 बॉल है, टोटल 5 बॉल है, तो 2/5। वहां से भी है यहां से भी, दोनों जोड़ दो आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसे ही है, यही प्रोबेबिलिटी है, इसलिए मैं बोल रहा हूं ना कि बस कोई क्वेश्चन पढ़ो और निकालो तुरंत निकलेगा। नेक्स्ट है, देयर आर 5 ब्रिलियंट स्टूडेंट इन क्लास 11 एंड 8 ब्रिलियंट स्टूडेंट इन क्लास 12, ठीक है। क्लास 11 में हमारे पास 5 लोग हैं, क्लास 12 में 8 लोग हैं, ऐसा उनको लगता है कि वो ब्रिलियंट है, ठीक है, ऐसा उनको लगता है कि हमारे पास क्लास 11 है, यहाँ पे 5 लोग हैं, क्लास 12 है, यहाँ पर हमारा 8 लोग हैं। इस क्लास है 50 स्टूडेंट, दोनों में 50 स्टूडेंट है, 50 लोग इसमें भी है और 50 लोग इसमें भी है, ठीक है। इस क्लास 50 स्टूडेंट। द ऑड इन फेवर ऑफ चूजिंग ऑफ क्लास 11 इज 2/3, ऑड इन फेवर इज 2/3, तो ये बताओ, ओके चलो ठीक है, बाद में बात करते हैं। द ऑड इन फेवर ऑफ चूजिंग द क्लास 11 इज 2/3, क्लास 11 चूज करने का ऑड इन फेवर 2/3 है, तो 2 तरीके से चूज करें, 3 तरीके से चूज नहीं कर रहे हैं, तो क्लास 11 को चूज करने का प्रोबेबिलिटी क्या है 2/5, तो ना तो क्लास 12 को चूज करने का प्रोबेबिलिटी क्या है 3/5, ठीक है, समझ गया ना। ऑड इन फेवर 2/3 यानी 2 तरीके से चूज कर रहे हैं, 3 तरीके से चूज नहीं कर रहे हैं, तो टोटल तरीका 5 तरीका है, 2/5 हमारा क्लास 11 को चूज करने का, तो ना चूज करने का मतलब क्लास 12 को चूज करने का 3/5 हो गया, ठीक है। नेक्स्ट बोला गया है if class 1 is not chosen then class 12 is chosen, हमें पता है अगर ये नहीं चूजा वो चूज करेंगे, तो इसलिए हमने वहां पर 3/5 लिख दिया। find the probability of selecting a brilliant student, find the probability of selecting of a brilliant student, तो brilliant student कहां से आएंगे, या तो क्लास 11 से आएंगे, क्लास 12 से आएंगे। अब क्लास 11 से कैसे आएंगे, जब उसको चूज करेंगे, उसको चूज करके 2/5 से हमने चूज कर लिया। अब कितने ब्रिलियंट लोग थे, 5 लोग थे, कितने में से 50 में से 5/50, ये तो ब्रिलियंट यहां से आ गए। क्लास 12 से कैसे आएंगे, जब उसको चूज करेंगे 3/5, कितने ब्रिलियंट लोग थे 8 लोग थे, कितने में से 50 में से 8/50, ब्रिलियंट आ चुके हैं, दोनों जोड़ दो, हमारा आंसर है कितना हो रहा है 10 और 24, 10 24 34, 34/250, तो 17/125 हमारा आंसर मैच करेगा, हमेशा मैच करेगा, तुम्हें उसकी टेंशन नहीं है। ध्यान रहे, ये प्रोबेबिलिटी तुरंत अपने घुटने टेक देगा अगर तुम क्वेश्चन को प्रॉपर्ली रीड कर लो, प्रॉपर्ली समझ लो, बस इतना ही प्रोबेबिलिटी है। हमने रैंडमली क्वेश्चन नंबर 22 किया है, फर्स्ट सेकंड थर्ड नहीं कर रहा है, सीधा 22 कर रहा है, ठीक है, और तुम्हें विश्वास में और आगे चलते हैं।
और आगे चलते हैं, देखते हैं क्या क्या है। तो यही प्रोबेबिलिटी है, ऐसे ही इसको डील करना। और हमने तुम्हें अच्छे से ट्रेनिंग दिया है क्लास 11 में कैसे डील करना, और तुमने डील किया भी था। बस वही चीज तुम्हें याद कर लेना है कि यार हमने ऐसा किया था, उसको तुम याद कर लो पुरानी चीजें। ठीक है, हनुमान जी बनो, याद दिला रहे, याद कर लो कैसे कैसे किया था। ठीक है, और क्वेश्चन पढ़ते हैं। इसी को मुझे लग रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन है, तेरा लिखा गया है देयर आर 5 ब्रिलियंट स्टूडेंट इन क्लास 11। 5 मुझे लग रहा है इसी का था, लेकिन मैंने नहीं लिखा। क्लास 12 का हमारा 8 लोग हैं। इस क्लास है 50 स्टूडेंट, 50 यहां पर भी है, 50 यहां पर भी है। ऑड इन फेवर ऑफ चूजिंग क्लास 11 इज 2/3, वही चीज है। तो 2/5 इसको चूज करने का, ऑड इन फेवर 2/3 है, ध्यान है, ऑड इन फेवर चूजिंग क्लास 11 इज 2/3। तो दो तरीके से तुम चूज करो, तीन तरीके से चूज नहीं कर रहे हैं, तो टोटल तरीके कितना है, 5 तरीके। 2/5 हमारा हो गया 11 को चूज करने का, तो 3/5 हो गया हमारा 12 को चूज करने का। ठीक है, a student is chosen and is to be found to be brilliant। कोई स्टूडेंट चूज किया गया और वो ब्रिलियंट निकल गया। ठीक है, तो बोला गया है फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट चूजन स्टूडेंट इज फ्रॉम क्लास 11। एक स्टूडेंट चूज किया गया और ब्रिलियंट निकल गया। अब बोल रहा है कि प्रोबेबिलिटी बताओ कि 11 से वो आया है, तो पहले ब्रिलियंट निकला। ब्रिलियंट कैसे निकलेगा, या तो 11 से, तो 12 से। तो 11 से कैसे हो जाएगा, 2/5 इंटू 5/50। ये तो हो गया हमारा 11 से। 12 से क्या होगा, 3/5 अपॉन 8/50। तो ये हमारा हो गया टोटल प्रोबेबिलिटी ब्रिलियंट निकलने का। लेकिन तुमसे बोला गया है कि ब्रिलियंट निकल रहा है, तो ये हमारा है। अब तुमसे पूछा गया है कि वो क्लास 11 से हो। क्लास 11 से मतलब 11 वाला ऊपर, 2/5 इंटू 5/50। ये फेवरेबल है, एक टोटल है। फिर से मैं बताता हूं, क्या कहना हूं। तुमसे बोला गया कि हमारे पास क्लास 11 में 5 बंदे ब्रिलियंट हैं, क्लास 12 में 8 बंदे ब्रिलियंट हैं। ठीक है, 50 का स्टूडेंट दोनों का है। उसके बाद बोला गया क्लास 11 को चूज करने का ऑड इन फेवर जो है 2/3 है। तो दो तरीके से चूज कर लो, तीन तरीके से चूज नहीं कर रहे हैं, तो 2/5 हमारा होगा क्लास 11 को चूज करने का, 3/5 होगा क्लास 12 को चूज करने का। अब बोला जा रहा है कि एक बंदा हमने चूज करो ब्रिलियंट है, ये दिया हुआ है, तो हमें उसी के अंदर काम करना, तो वही टोटल है। तो ब्रिलियंट कब होगा, जब हमने क्लास 11 को चूज किया था वहां से ब्रिलियंट निकाला, या फिर क्लास 12 को चूज किया वहां से ब्रिलियंट निकाला, ये टोटल है। अब हमसे बोला गया कि बंदा क्लास 11 था, उसका प्रोबेबिलिटी, तो क्लास 11 वाला ये था ऊपर चला गया। इसको सॉल्व करो तो क्या हो जाएगा, 10/24। 28 से कैंसिल हो जाएगा पूरा पूरा, तो 10/10 प्लस 24, 10 प्लस 24 34, 10 प्लस 24 34, तुम्हारा हो जाएगा 5/70 हमारा आंसर है। अब इसमें ना जाने कैसे कि हमें क्या मतलब है यार, इसने कैसे करना मुझे कोई मतलब नहीं, कोई लेना देना नहीं है कैसे सॉल्व कर रहे हैं। जो हम तुम्हें बता रहे हैं उसको समझो, उसको तरीके से लगाओ। ये अगर तुम ये तरीका समझ लो, तुम बता रहे हैं, तुम्हारा प्रोबेबिलिटी 10 सेकंड से ज्यादा नहीं टिकने वाला है। 10 सेकंड, वो भी 10 सेकंड काहे क्यों लग रहा है, क्योंकि तुम्हें सॉल्व करना पड़ रहा है इसको। एक बार तुम्हारा क्वेश्चन तुम समझ लो तो 10 सेकंड ज्यादा नहीं लगने वाला। ठीक है, तो बस वही है प्रोबेबिलिटी। बस मतलब तुम इसको टॉपिक वाइज ना पढ़ो कि हम मैथ्स का टॉपिक पढ़ रहे हैं, नहीं, अपना सेंस ओपन रखो, दिमाग ओपन रखो कि हम क्या कर रहे हैं और क्या पूछा गया है। ठीक है, मैं और पढ़ता हूं, टेंशन ना लो। ऐसा बहुत सारा हमारे पास क्वेश्चन बहुत है, दुनिया भर के। रैंडम वेरिएबल नहीं करने वाले। ठीक है, इसमें रैंडम वेरिएबल तुम 20 मार्क का निकाल सकते। ओके, लुक बोला गया है अ बैग कंटेन 6 वाइट एंड अननोन नंबर ऑफ ब्लैक बॉल्स। उम्मीद करें रैंडम मतलब इसमें डिस्ट्रीब्यूशन नहीं पूछ रहे। ठीक है, नहीं पूछ रहे। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन मतलब समझ पा रहे हो ना, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन मतलब क्या है कि तुमसे मीन पूछेगा, वेरिएंस पूछेगा, वो सब हम करेंगे, लेकिन अभी नहीं, हम फालतू मार्क खर्च नहीं करने वाला। ठीक है, बोला गया है अ बैग कंटेन 6 वाइट एंड अननोन नंबर ऑफ ब्लैक बॉल्स। ब्लैक बॉल है, अननोन नंबर है, लेस देन इक्वल टू 3 है। ठीक है, बताया नहीं कितने, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है। ठीक है, 2.5 होता है, पता है ना। Balls are drawn one by one with replacement from the bag twice. Ball are drawn one by one with replacement, मतलब तुम देख रहे हो, रख रहे हो, फिर देख रहे हो, फिर रख रहे हो, 2 बार कर रहे हो। ठीक है, the ball are drawn
1/1 with replacement from this bag twice and is to be found white on both occasion। पहली बार भी व्हाइट आ गया, दूसरी बार भी व्हाइट आ गया, ये तुम्हें बताया गया, ये मिला है। तो बोला गया फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट बैग हैड एग्जैक्टली 3 ब्लैक बॉल्स। तुम्हें प्रोबेबिलिटी बताना है कि बैग के पास एग्जैक्टली 3 ब्लैक बॉल्स का प्रोबेबिलिटी क्या है। ठीक है, हमें ये नहीं पता है कि बैग के अंदर कितने बॉल है। एक भी हो सकता है ब्लैक, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है। ठीक है, तो जब तुम बॉल निकाल लो, तो पहला व्हाइट जो तुम्हें दिया गया, मैं पहले वो लिख रहा हूं, टोटल तुम्हारा टोटल होगा नीचे वाला। अब तुम्हारे पास सीन क्या है, तुम्हारे पास ब्लैक बॉल का नहीं पता है, हो सकता है 1 हो सकता है 2 हो सकता है 3 हो। ठीक है, हमें नहीं पता है। तो मानते हैं कि इसमें एक ही ब्लैक था, एक ही ब्लैक था। जब एक ब्लैक होगा, एक ब्लैक और 6 व्हाइट, तो व्हाइट निकालने का प्रोबेबिलिटी क्या होगा? 6/7 पहला व्हाइट। तुम्हारा 2 लगातार व्हाइट आना चाहिए, मैं वही टोटल है। तो अगर एक ही बॉल था, एक ही ब्लैक बॉल था, तो व्हाइट निकालने का प्रोबेबिलिटी 6/7 देखा रख दिया, फिर से 6 व्हाइट हो गया, फिर 6/7। ये हो गया इस बैग के अंदर एक ही ब्लैक बॉल था। अब मानो 2 थे, 2 कब होगा? तो व्हाइट निकालने की प्रोबेबिलिटी हो जाएगा 6/8 और फिर से व्हाइट निकालने की प्रोबेबिलिटी 6/8, क्योंकि तुम देख रहे हो फिर रख दे रहे हो। 2 ब्लैक 6 व्हाइट 6/8। अब 3 होगा तो 6/9 इंटू 6/9। 3 होंगे तो 6 व्हाइट 3 ब्लैक, पहला भी व्हाइट दूसरा भी व्हाइट निकाला, 6 व्हाइट 3 ब्लैक, मतलब 6 में से 6 व्हाइट है, टोटल 9 बॉल है, तो 6 बनाना, देख के वापस रख दिया, फिर निकाल लो, फिर व्हाइट आया, तो ये हमारा हो गया एग्जैक्टली 3 का, तो यही ऊपर चला जाएगा 6/9 इंटू 6/9। इसको सॉल्व करो, हमारा 6/6 पूरा कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचा? 1/81 1/49 प्लस 1/64 प्लस 1/81। अब इसको सिंप्लीफाई करो, हमारा आंसर आएगा। अब ये मेरे पास हिम्मत नहीं है, इसको सिंप्लीफाई किए होंगे तो ये न जाने क्या कर रहे हैं। ओके, जीरो भी तो हो सकता है यार, ये छूट गया ना। लेस देन 3 तो उसका ब्लैक बॉल ही ना हो, लेस देन 3 है तो हो सकता है ब्लैक बॉल ही ना हो। अब ब्लैक बॉल नहीं होगा तो 6 व्हाइट, सब के सब व्हाइट है, तो उसका प्रोबेबिलिटी निकालने का 1 हो जाएगा। तो इन्होंने पूरा आंसर दिया नहीं है, एक्चुअली पूरा आंसर दिया ही नहीं है, या फिर दिया होगा मैं मिला नहीं। कौन सा क्वेश्चन है? 37 है, फिर इसका प्रिंट आउट लो। 37 नहीं है, इसमें नहीं है। अब उसको सॉल्व करो, हमारा आंसर आएगा, मतलब यहाँ पे 1 प्लस रहेगा। समझ पा रहा हूँ क्या कर रहा हूँ? हमारा लेस देन 3 है, लेस देन 3 मतलब या तो 0 या तो 1 या तो 2 या तो 3। मैंने 0 मिस कर दिया, मैंने 1 2 3 लिखा था, 0 भी हो सकता है ब्लैक बॉल ही ना हो। तो हमारे पास 4 केस हो रहे हैं, तो पहला केस कब होगा? अगर मान लो पहला केस है, टोटल केस लिख रहे हैं, पहला केस अगर होगा तो 6 व्हाइट, तो सब व्हाइट है, तुम्हारा प्रोबेबिलिटी हमेशा व्हाइट मिल जाएगा, एक प्रोबेबिलिटी पूरा। 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 0 1 2 3, ये तो हमारा टोटल केस हमेशा व्हाइट निकलेगा। इसमें से मैं बोला कि एग्जैक्टली 3 ब्लैक हो, ये 3 ब्लैक वाले ऊपर है। इसको सॉल्व करो, हमारा आंसर। ठीक है, नेक्स्ट बोला गया है नेक्स्ट बोला जा रहा है a pair of dice is thrown 4 times. If getting a total 9 in single throw is considered of success. मीन एंड वेरिएंस पूछ लिया, क्या है मीन एंड वेरिएंस कहां से आ गया इसमें? अभी मीन एंड वेरिएंस वाला मैं क्वेश्चन अभी नहीं कर रहा, ठीक है, ध्यान रहे, अगेन उसको ध्यान नहीं दे रहे, मीन वेरिएंस के चक्कर में नहीं पढ़ने वाले। अभी हम पहले प्रोबेबिलिटी सॉल्व करना चाह रहे हैं, तो प्रोबेबिलिटी सॉल्व हो गया उसके बाद हम लोग मीन वेरिएंस पे जाएंगे, इसको बोलते हैं प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, तो उसकी टेंशन ना लो, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन हमने क्लास में नहीं पढ़ा था,
उसके अलावा हमने सब कुछ पढ़ रखा था, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन हम नहीं बता रहे। अब एक बार तुम पहले पुराना चीज याद कर लो, फिर हम प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। तो एक्सरसाइज हमारे पास है, एक्सरसाइज 1 2 3 4 बहुत सारे ऐसे हैं, उसमें बहुत क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत क्वेश्चन। मैं सीधा 29 पढ़ रहा हूँ, ये बहुत बड़ा सा है, एक्सरसाइज 1 का 29 आखिरी क्वेश्चन से पहले। उम्मीद करता हूँ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन क्वेश्चन नहीं है। बोला गया है एग्जामिनेशन कंसिस्ट ऑफ 8 क्वेश्चन in each of which of candidate must say which one of 5 alternatives correct one. फिर से पढ़ता हूँ। An examination consists of 8 questions, in each of which the candidate must say which one of the 5 alternative is correct one. ये मुझे ये बात समझ नहीं आ रहा। Which of the candidate must say 5 मतलब करेक्ट सेलेक्ट करना है, मुझे लग रहा है। Assuming that the student has not prepared earlier, choose for each of the question any one of 5 answers with equal probability. Prove that the probability that he gets more than one correct answer is. क्या करना है? मुझे ऐसा लग रहा है, ऐसा क्वेश्चन इसमें कि 8 क्वेश्चन है, 8 में उसको 5 का आंसर देना है, ठीक है, 8 में उसको 5 का आंसर देना है। अब तुमसे बोला गया है ही गेट्स मोर देन 1 करेक्ट, एक से ज्यादा वो करेक्ट किया हो, 5 का आंसर उसको देना ही देना, ठीक है। तो एक से ज्यादा करेक्ट किया हमसे ये बोल रहा है, तो क्या होगा, या तो एक करेक्ट कर दे, या तो 2 करेक्ट कर दे, या तो 3 करेक्ट कर दे, 4 करेक्ट कर दे। तो बेकार केस क्या है, बेकार केस ये है कि 5 ऑप्शन है। मैं क्वेश्चन फिर से पढ़ता हूं। An example consists of 8 questions in which the candidate must say which of the following 8 are correct one. Okay, हर क्वेश्चन के 5 ऑप्शन है, 8 क्वेश्चन है, 8 क्वेश्चन के 5 ऑप्शन है, 4 नहीं 5 ऑप्शन है। उम्मीद तो वही है, पता नहीं अब ये क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है क्या हो रहा है। Prove that the probability that he gets more than 1 correct answer is. चलो मैं क्वेश्चन बना रहा हूं, ये क्या बोल रहा है मुझे बाद में बात करते हैं। हमारे पास मान लो अगर 8 क्वेश्चन है और हर एक क्वेश्चन के 5 पार्ट है, पहला क्वेश्चन के 5 पार्ट है, दूसरे क्वेश्चन के 5 पार्ट है, तीसरे क्वेश्चन के 5 पार्ट है। अगर मान लो ये क्वेश्चन रहा होगा, ऐसे रहा होगा, ऐसे 8 क्वेश्चन है, तो हमसे बोल रहा है कि वो एक से ज्यादा करेक्ट करे, उसका प्रोबेबिलिटी क्या है। तो एक से ज्यादा करेक्ट करने का मतलब क्या है, एक से ज्यादा करेक्ट करने का मतलब है अगर हम उसको 1 में से घटा दे कि सब गलत कर दे, सब गलत कर दे तो हमारा एक ज्यादा करेक्ट हो जाएगा अपने आप। तो इसमें से कोई एक तो करेक्ट होगा, मान लीजिए ये पार्ट है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, ये ई है, इसको गलत करना तो 4 तरीके से गलत कर सकता है, समझ पा रहे? इस क्वेश्चन को 4 तरीके से गलत कर सकता है। मान लो अगर ए पार्ट करेक्ट है तो या तो बी लगा दो, सी लगा दो, डी लगा दो, डी लगा दे, ए को छोड़ के, ए को छोड़ के बाकी 4 कहीं से लगा दो। 4 तरीके से ए को गलत कर सकता है, 4 तरीके से बी को गलत कर सकता है, 4 तरीके से सी को। इस तरह से हमारे पास 8 क्वेश्चन है, तुम्हारे ये बन जाएगा 4 के पावर 8 तरीके से वो गलत कर सकता है। कितने में से, 1 में से हमारा ये आंसर हो जाएगा। अगर हम तुमसे बस यही क्वेश्चन बोल रहे हैं, क्वेश्चन क्या बोल रहा हूं, क्वेश्चन ये बोल रहा हूं 8 क्वेश्चन है जिसमें सबके पास 5 ऑप्शन है, हम चाह रहे हैं प्रोबेबिलिटी कि वो एटलीस्ट एक सही करे, एटलीस्ट एक सही करे। तो 1 में से करके हम सबको गलत करवा दें, पहला भी गलत करवा दें, दूसरा भी गलत करवा दें, तीसरा भी गलत करवा दें, चौथा भी हमारा आंसर आ जाएगा। तो इसमें क्वेश्चन क्या बोला गया, प्लीज पढ़ लेना क्वेश्चन, मैंने क्या बोला गया इंग्लिश क्या बोला था, एक बार मेरे को समझा दो क्या बोला था, उसको हम लोग कर लेंगे, तो मैं इसके चक्कर में नहीं पढ़ा। नेक्स्ट बोला गया है, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन है, मतलब अब क्या है ना कि बस तुम्हें क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है और उसको सॉल्व करना है, इसके अंदर और कुछ है ही, और कुछ भी नहीं है,
क्वेश्चन दिया गया, क्वेश्चन रीड करो, क्वेश्चन को सॉल्व करो, यही करना चाहिए। तो पढ़ता हूँ क्वेश्चन। बोला गया यूनिफॉर्म अनबाइज्ड बोला जा रहा है यूनिफॉर्म अनबाइज्ड डाई is constructed in a shape of a regular tetrahedron with face number 2, 2, 3, 4. एक डाई है, अनबाइज्ड डाई है, जो टेट्राहेड्रन के शेप में, ठीक है, टेट्राहेड्रन के शेप में ऐसे करके चार फेस है, इस पे 2 है, इस पे 2 है, इस पे 2 है, उसके पीछे वाले पे 3, 2, 2, यहाँ पे 3, मतलब चार फेस पे चार नंबर, इस तरह समझो। टेट्राहेड्रन का शेप ऐसे होता है, समझ में आ रहा है ना? नेक्स्ट हमारा एंड द स्कोर इज टेकन फ्रॉम द फेस ऑन विच द डाई लैंड्स, जिस पे लैंड रहेगा वो स्कोर लेने वाले। मान लो इस पे लैंड किया, समझ पा रहे हो ना? फिंगर जो नीचे रहेगा उसको हम स्कोर लेने वाले। तो बोला गया इफ टू सच डाई आर थ्रोन टुगेदर फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ स्कोरिंग। दो डाई ऐसे थ्रो कर रहे हैं, ऐसे दो डाई है, ठीक है, और अनबाइज्ड है, मतलब बाइज्ड नहीं है, अनबाइज्ड है। तो बोला गया है find probability of scoring exactly 6 on each of the 3 successive throw. Find the probability of scoring exactly 6 on each of 3 successive throw. 3 बार थ्रो कर रहे हैं लोग और हर बार 6 स्कोर कर रहा है, हर बार 6 स्कोर कर रहा है। तो 6 कैसे कैसे आएगा, 6 कैसे कैसे आएगा? पहले पे 2 आ जाए, दूसरे पे 4 आ जाए, पहले 3 आ जाए, दूसरे पे भी 3 आ जाए, पहले 4 आ जाए, दूसरे पे 2 आ जाए। 6 आने के 3 तरीके हैं, देख लो, देखो, समझ पा रहे हो? 6 कैसे कैसे आएगा? 4 2 6, पहले पे 2 आ जाए, दूसरे पे 4 आ जाए, पहले पे 3 आ जाए, दूसरे पे भी 3 आ जाए, पहले पे 4 आ जाए, दूसरे पे भी 2 आ जाए, ये 6 आ जाएगा। तुम चारों तीनों बार 6 आए, तो एक बार 6 आने का पहले निकाल लेते हैं। पहले पे 2 आने का प्रोबेबिलिटी क्या है? फर्स्ट पे 2 आ जाए, उसका प्रोबेबिलिटी क्या है? 2/4। फर्स्ट पे 2 2 है, 4 लोग है, 2/4, पहले पे 4 आने का प्रोबेबिलिटी हो जाएगा 1/4। ये हमारा हो गया फर्स्ट पे 2, दूसरे पे 4, प्लस पहले पे 3 आ जाए 1/4, दूसरे पे 3 आ जाए 1/4, प्लस पहले पे 4, दूसरे 2, पहले पे 4 1/4 और दूसरे पे 2 और 2/4। तो ये हमारा हो गया पहले थ्रो में 6 आने का प्रोबेबिलिटी। तुम चारों दूसरे में भी 6 है, तीसरे में भी 6 है। ये हमारा पहला थ्रो है, पहले थ्रो पे हमारा 6 आ गया। तुम चारों दूसरे में भी 6 है, तीसरे में भी 6 है। जबरदस्ती है, ध्यान रखना, मतलब तुमने 3 बार थ्रो करना है, 3 बार थ्रो करने पे तुम चारों हर बार 6 आए, मतलब स्कोर जो 6 आए। तो पहले में भी 6 आए, दूसरे में भी 6 आए, तीसरे में भी 6 आए। ऐड तुम नहीं कर सकते, पहले पे आए काम हो गया, नहीं, मल्टीप्लाई करना है। तो इसका क्यूब करना है, इसका वैल्यू कितना है? और नीचे का 16 है, 16 16 16, हमारे पास 2 + 3 तो 5/16 का होल क्यूब हो रहा है। आंसर देख लेते हैं, आंसर पता नहीं कहां पर इसमें, आंसर देख लेते हैं। तो हम सोचते हैं कौन सा एक्सरसाइज 1 का 22, ओके, इसी का होल क्यूब है, वही बोलो ना, समझो, समझो, क्योंकि यहाँ पर कंफ्यूजन हो जाएगा। बोला जा रहा है कैसे 2 डाइस है, अनबाइज्ड है, टेट्राहेड्रन, तुम इसको थ्रो कर लो, तुम चारों को 6 आए और लगातार 3 बार 6 आए। तो पहले 6 कैसे कैसे आएगा? 6 कैसे आएगा? पहले पे 2 आ जाए, ये फर्स्ट डाई है, सेकंड डाई है, पहले पे 2, दूसरे पे 4, 6 हो गया, पहले 3, दूसरे 3, पहले 4, दूसरे 2, 6 आ चुका है। तो 6 आने का प्रोबेबिलिटी ने निकाल लिया है, पहले पे 2, दूसरे पे 4, पहले पे 2, दूसरे पे 4, 2 बार है, तो 2/4 1/4 1/4 1/4 1/4 2/4 जोड़ लिया, हमारा हो जाएगा 5/16। ये हमारा हुआ फर्स्ट टाइम 6 आने का, लेकिन तुम चारों तीनों बार 6 आए,
जबरदस्ती है, काम नहीं चलने वाला है। पहली बार भी आना चाहिए जबरदस्ती, दूसरी बार भी आना चाहिए, तीसरी बार भी आना चाहिए, तो मल्टीप्लाई होने वाला है, मल्टीप्लाई का तुम्हारा आंसर। ठीक है, इसका नेक्स्ट पार्ट है मोर देन 4 ऑन एटलीस्ट वन ऑफ द 3 सक्सेसिव थ्रो। मोर देन 4 ऑन एटलीस्ट वन ऑफ द 3 सक्सेसिव थ्रो। 3 सक्सेसिव थ्रो पे एटलीस्ट एक बार मोर देन 4 आए, एटलीस्ट एक बार। तो बेकार केस क्या है, एक बार भी 4 से बड़ा ना आए, तो हर बार क्या हो, इसमें से नंबर आए, कोई भी आए फर्क नहीं पड़ता, कोई भी आए, तो 2 आए तो 3 आए, तो समझ पा रहे हो ना? नहीं समझ पा रहा, चीज हम नहीं समझ पा रहे। इसमें मिनिमम नंबर कितना स्कोर तुम कर सकते हो? पहले तो तुम 2 थ्रो करो, मिनिमम 4 ही स्कोर कर पाओ, 4 से हो ही नहीं सकता, तभी मोर देन 4 बोल रहा है। यानी 4 स्कोर कैसे कैसे होगा? 4 स्कोर होगा जब दोनों पे 2-2 आए, एक ही तरीके से 4 तुम स्कोर कर सकते हो, दोनों पे क्या है 2 आए, तो हमारा 2 आने का प्रोबेबिलिटी हाफ था। 1/4 जो है 1/4 प्रोबेबिलिटी है 2 आए, मतलब 4 आए। तुम तीनों बार थ्रो कर रहे हो तो तीनों पे 4 मतलब 1/64 जो होगा वो हमारा तीनों टाइम 4 आ रहा है। हम चाह रहे हैं एटलीस्ट एक बार 4 से ज्यादा आए, एटलीस्ट एक बार 4 से ज्यादा आए, या तो एक बार 4 से ज्यादा है, 2 बार आ जाए, तीनों बार 4 से ज्यादा है। ये तो हो गया एग्जैक्टली 4 स्कोर करने का, मतलब इसको बस समझो, मतलब एक्चुअली बस इसको समझना काम बन जाएगा। हमसे बोला गया है प्रोबेबिलिटी की एटलीस्ट एक बार 4 से ज्यादा आए, एटलीस्ट एक बार, तो एक बार भी आ जाए तो भी काम चलेगा, मतलब 3 बार थ्रो किए, एक बार 4 से ज्यादा काम चल जाएगा। हम ये निकालते हैं कि 4 से ज्यादा आने का प्रोबेबिलिटी क्या है? 4 आने का प्रोबेबिलिटी 1/4 है, तो 4 से आने का प्रोबेबिलिटी 3/4 होगा। सोचो काम बन गया हमारा। 4 आने का प्रोबेबिलिटी 1/4 है, तो 4 ना आने का प्रोबेबिलिटी क्या होगा? 3/4। और 4 में आएगा तो क्या आएगा? या तो 5 आएगा, या तो 6 आएगा, या तो 7 आएगा। तो 4 आने का प्रोबेबिलिटी 1/4 है, ना आने का प्रोबेबिलिटी 3/4 है। हम चाह रहे हैं एटलीस्ट एक बार आए, 4 से ज्यादा एटलीस्ट एक बार आए, तो 3 थ्रो में या तो एक बार 4 आ जाए, 4 आ जाए, या तो 2 बार आ जाए, 3 बार आ जाए। तो बेकार क्या है, 1 में से हम घटा दें जब तीनों के तीनों बार क्या आ जाए, 4 आ जाए। मैं सुना चाहिए सकती हूँ, मतलब यही सब काम कर लेते, लेकिन ठीक है, नहीं किया हमने, नहीं किया। क्वेश्चन नंबर कौन सा था? हमारा आंसर नहीं कहा जाता, लेकिन ठीक है, उल्टा चले। 4 आने का प्रोबेबिलिटी 1/4 है, तो 4 ना आने का प्रोबेबिलिटी क्या है? 3/4 है। तो या तो तुम बोलो कि एक बार 4 आ जाए, मतलब 3 में से कोई एक सिलेक्ट कर लिया, 4 को दे दिया, और 3/4 को 2 बार दे दिया। 2 सिलेक्ट किया, एक 4 को दे दिया, और इसको 2 दे दिया, इसको 1 दे दिया। या तो हमने तीनों सिलेक्ट किए, 3/4 क्यूब कर दिया, तुम इसको सॉल्व करो। या फिर तुम ये बोल दो कि तीनों बार हम 4 ही लाए, 4 यहां भी आए, 4 यहां भी आए, 4 यहां भी आए, तो 1/4 बेकार केस है, 1 में से घटा दो। अब तक हम जो कर रहे हो मैं तुम्हें बताता हूं, अब तक मैं क्या कर रहा हूं, अब तक बस मैं ये कर रहा हूं, क्वेश्चन रीड कर रहा हूं, क्वेश्चन रीड करने के बाद प्रॉपर्ली उस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा हूं। सॉल्व कैसे कर रहे हैं? अपने काम की चीजें सोचो और टोटल चीजें सोचो, टोटल में से अपने काम की चीजें बाहर कर लो, हमारा प्रोबेबिलिटी सॉल्व है। और इसका तुमने अच्छा खासा ट्रेनिंग क्लास लेवल पे लिया है, इसलिए मुझे पूरा कॉन्फिडेंस है
कि तुम ये क्लास 12 वाला भी करोगे, तुमने टॉप से सॉल्व किया है शायद टेप वाला, नहीं किया तो दोबारा करो। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन है, ठीक है। अभी मैं तुम्हें प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन नहीं बताया। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में दो चीजें मैं तो बता देता हूँ, चलो मैं तो बता देता हूँ, इसका क्वेश्चन 10 मुझे एक बार मिल जाए। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन होते हैं, ये हमारा प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन रिजल्ट से बना। इसमें हमारे पास 2-3 फॉर्मूले हैं, बस तुम्हें बस वही याद करना है। पहला फॉर्मूला क्या है, वेरिएंस का, एक फॉर्मूला है मीन का, बस 2 फॉर्मूला तुम्हें याद रखना, बस तुम्हारा खत्म हो गया। अब तुम्हारा जो मतलब तुम्हारा डाटा दिया रहेगा, एक्स दिया रहेगा, प्रोबेबिलिटी दिया रहेगा उसका, हर बार हर क्वेश्चन में एक्स दिया रहेगा और प्रोबेबिलिटी दिया रहेगा कि 0 आने का प्रोबेबिलिटी इतना है, 1 आने का प्रोबेबिलिटी इतना है, 2 आने का प्रोबेबिलिटी इतना है। तुम्हें पता है सब प्रोबेबिलिटी का समेशन क्या होता है, 1 होता है। पहली बात सिग्मा पी 1 होता है, सारे प्रोबेबिलिटी का समेशन 1 आता है, तो ये पहला चीज है। दूसरा तुम्हारा क्या होगा कि तुमसे बोला जाएगा मीन ऑफ एनी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, मीन तुमसे बोला जाएगा, तो मीन हमारा जो होगा वो हमारा होगा सिग्मा पी आई एक्स आई, ये हमारा है मीन। मीन ऑफ एनी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन वो हमारा है सिग्मा पी आई एक्स, मतलब पी एक्स मल्टीप्लाई करके उसको जोड़ दो, हमारा सिग्मा मीन आ गया। वेरिएंस जो हमारा होगा, वेरिएंस हमारा होगा रो स्क्वायर इज इक्वल टू सिग्मा पी आई एक्स आई का स्क्वायर माइनस मीन का स्क्वायर, ये मीन होता है, म्यू मतलब मीन, ठीक है। और स्टैंडर्ड डेफिनेशन क्या होगा इसी के अंदर, तो ये सब तुम्हें पता है, बस ये हमें दोबारा करना नहीं चाह रहा है। वहां पर क्या था, वहां पर एफ से डिवाइड करना तो भी प्रोबेबिलिटी बन जाता है, ठीक है, तो वो मैं कर नहीं रहा। उसके बाद हमारे पास मीन का एक फॉर्मूला यहां बता रहे हैं, ये बोल रहे हैं कि अगर n बार तुमने ट्राई किया है और सक्सेस होने का प्रोबेबिलिटी अगर p है, सक्सेस होने का प्रोबेबिलिटी p है, जो हमारा मीन होगा वो हमारा हो जाएगा np। ये मैं बताऊंगा, लेकिन आज मैं बस शॉर्टकट बता दूंगा, तुम्हें याद रखना है, इसमें कुछ कर नहीं सकते। और वेरिएंस ऑफ द वो जो हो जाएगा, वेरिएंस हमारा हो जाएगा वो हमारा जाएगा npq, p सक्सेस होने का है, q फेलियर होने का है, ये सक्सेस का, ये फेलियर का है। अगर n बार तुमने ट्राई किया है तो और p सक्सेस होने का प्रोबेबिलिटी p है, तो उस वेरिएंस जो हमारा डिस्ट्रीब्यूशन है उसका जो मीन होगा वो जाएगा np, और वेरिएंस जो होगा, वेरिएंस हो जाएगा हमारा npq। n हमारा नंबर ऑफ ट्रायल है, p हमारा सक्सेस होने का प्रोबेबिलिटी, q हमारा फेलियर होने का प्रोबेबिलिटी। तो ये हमारा है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, जिसको मैं नहीं कर रहा पहली बार, अब ये नहीं कर रहा। उसके बाद एक्सपेक्टेशन का वैल्यू होता है p इंटू m। अब m क्या है, m इज द सम ऑफ मनी विच विल बी रिसीव इन केस ऑफ सक्सेस। इसका हम क्वेश्चन के साथ में करवाएंगे, ठीक है। आज हम इसको नहीं करवाने प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, जस्ट हम तुम्हें आइडिया दे रहे हैं कि ये सब होने वाला, फिर से स्टैटिस्टिक्स वापस आएगा, और ये एडवांस में नहीं, मैं पहले बता देता हूं है क्या प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है सर। तो उम्मीद करें कि हम जो तुम्हें बताना चाह रहे हैं तुम समझ गए हो, ठीक है। इस चीज को टेंशन ना लो, इस चीज को अपन कल फ्रेश स्टार्ट करेंगे कल क्लास में। आज हम बस ऐसे तुम्हें आइडिया दे दिए कि ये सब भी होने वाला है, ठीक है। एक आध क्वेश्चन मैं और कर दे रहा हूं ताकि तुम्हें कंफर्टेबल हो जाओ। अब हम प्रीवियस ईयर पे आ रहे हैं, अब तुमने किया है, फिर दिया बोला कि देयर आर 30% चांस दैट इट रेन्स ऑन अ पर्टिकुलर डे, 30% चांस है कि वो बारिश होगा। तो बारिश होने का प्रोबेबिलिटी क्या है, किसी दिन बारिश का प्रोबेबिलिटी हमारा है 3/10, तो ना होने का प्रोबेबिलिटी होगा 7/10। 30% चांस है, 70% चांस नहीं है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट देयर इज एटलीस्ट वन रेनी डे विद इन अ पीरियड ऑफ 7 days? 7 में एटलीस्ट एक रेनी डे हो, तो बेकार केस क्या है, कोई भी रेनी डे ना हो, कोई भी रेनी डे ना हो, मतलब 7 दिन ड्राई हो, तो 1 में से 7/10 की पावर 7 बता दो। 7 दिन में से बोल जा रहा है एटलीस्ट एक रेनी डे हो, तो बेकार क्या है कि कोई भी रेनी डे ना हो, तो रेनी डे ना होने का प्रोबेबिलिटी है 7/10। 7 दिन होते हफ्ते में, 7 पावर 7 में से घटा दिया, तो ये हमारा आंसर है। मैथ्स करना चाहिए, ठीक है। अब मैथ्स करेगा, हमने बहुत सिंपल से किया है, मैथ्स करेगा। एक्चुअली क्वेश्चन ये नहीं था, क्वेश्चन और था, हमने बस इतना निकाला, ठीक है। अब आगे बोला जा रहा है
गिवन दैट भी आ गया था, मैंने बस वो लिखना ही निकाला है। गिवन दैट देयर इज एटलीस्ट वन रेनी डे, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट देयर इज एटलीस्ट टू रेनी डे? बोला जा रहा है कि अब ये दिया हुआ कि एटलीस्ट एक रेनी डे, एटलीस्ट एक रेनी डे, ठीक है, ये दिया गया है, तो ये टोटल केस हो जाएगा। एटलीस्ट एक रेनी डे है, तुम्हारा एक टोटल केस हो जाएगा। तो बोला गया है कि एटलीस्ट 2 रेनी डे हो, तो एटलीस्ट 2 रेनी डे, तो बेकार केस क्या है? बेकार केस ये है कि या तो एक भी दिन भी बारिश नहीं हुआ, या तो एक दिन बारिश हुआ, दो ही चीज बेकार है। तो वन में से क्या घटाने वाला है? वन में से हम घटाएंगे कि किसी भी दिन बारिश नहीं हुआ 7/10, ये तो हो गया हमारा एक भी दिन बारिश नहीं हुआ, प्लस वन में से क्या घटाएंगे कि एक दिन बारिश हुआ, एक दिन बारिश क्या हुआ, तो ज्यादा हो जाएगा। समझो मैं कुछ गड़बड़ कर रहा हूं, हमने गड़बड़ किया था, ठीक है। हमसे बोला जा रहा है कि ये तुम्हें दिया गया एटलीस्ट एक रेनी डे होगा, एक रेनी डे होने का प्रोबेबिलिटी होगा 1 - 7/10 के पावर 7। अब बोला गया कि प्रोबेबिलिटी बताओ कि एटलीस्ट 2 दिन रेनी डे हो, तो 2 दिन रेनी डे का मतलब क्या है? या तो एक भी दिन बारिश नहीं हुआ, या तो एक दिन बारिश हुआ। यहां पर 0 दिन बारिश, वहां पर एक दिन बारिश हुआ, दो तरीके से हो सकता है। और एटलीस्ट वन के अंदर 2 भी है, एटलीस्ट 1 के अंदर 2 भी है। तो एक भी दिन बारिश नहीं हुआ, 7 में से 7 दिन बारिश नहीं हुआ, प्लस 7 में से एक दिन बारिश हुआ, और 6 दिन क्या हुआ? बारिश नहीं हुआ। ये दो हमारे बेकार केस थे। समझ पा रहे? ये सातों दिन बारिश नहीं हुआ, बेकार केस है। एग्जैक्टली एक दिन बारिश हुआ, 7 में से कोई एक दिन था जिस दिन बारिश हुआ, और 6 दिन बारिश नहीं हुआ। ये दो बेकार थे। अब जो बचेंगे, ये बेकार थे, जो बचेंगे वो एटलीस्ट 2 वाला हो जाएगा। अब कम से कम 2 दिन बारिश होगा। ये एग्जैक्टली 0 दिन बारिश हुआ, एग्जैक्टली एक दिन बारिश हुआ, ये लोग बेकार थे। तो अगर 1 में से घटा देंगे तो हमारा क्या होगा? कम से कम 2 दिन बारिश होगा, ये हमारा पेपर में। तो वो करने की मैं जो बताना चाहता हूं तुम कर दो। तो आज ये क्वेश्चन करना, जितना क्वेश्चन तुम कर पाओ, जितना कर पाओ उतना बेटर है, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग रैंडम वेरिएबल कराएंगे। तो हमने ये सब क्वेश्चन पूरे क्लास में करवाया है, सब कुछ मैंने करवाया है, मैं दोबारा करवा रहा हूं, इसमें और कुछ पढ़ाने वाला नहीं है, ठीक है। और इसको तुमने प्रैक्टिस करना ही करना है, तुम्हारा प्रोबेबिलिटी निकल जाएगा जैसे हमारा पीएमसी निकल गया था। इसमें और कोई कॉन्सेप्ट है ही नहीं प्रोबेबिलिटी में। जो भी कॉन्सेप्ट हमने पूरा प्रॉपर्ली डिस्कस कर दिया है, ठीक है। ये तुम दोबारा फ्रेश पढ़ रहे हो, बस हम तुम्हें याद ये दिला रहे हैं तुमने एक बार और पढ़ रखा है, तो एक बार तुम्हारा बूस्टअप हो जाएगा कि हाँ ठीक है हमने पढ़ रखा है, कोई नई चीज नहीं है। तो प्लीज इसको प्रैक्टिस करो, तरीका यही है, क्वेश्चन को प्रॉपर्ली रीड करो, क्वेश्चन को समझो, टोटल केस लिखो, उस टोटल में से फेवरेबल ऊपर निकाल लो, चाहे गिवन दैट हो चाहे वन, डोंट बस टोटल लिखो जो क्या दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं ड्रॉप कर रहा हूँ, क्लासरूम बहुत छोटा रहा, फिर भी प्लीज कोशिश करना, ठीक है।